आज फरवरी 1 2025 है और निर्मला सीतारमण जी ने आज अपना बजट अनाउंस किया। तो बजट अनाउंस करने के बाद तमाम मीडिया चैनल्स पे मैं अपनी प्रतिक्रिया देके आपके लिए एक ब्रीफ एनालिसिस तैयार किया मैंने कि आपको हमको क्या रियल एस्टेट के अंदर मिला है। तो चलिए आज मैं आपको इसी एनालिसिस के बारे में बताता हूँ कि आपके हमारी जेब पे घर खरीदना किस तरह से फ़ायदा या घाटे का सौदा हो सकता है और क्या इस इंडस्ट्री को मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिस्पोजेबल इनकम पे फोकस किया गया। देखिए, ये तो तमाम जगह आपने सुन ही लिया होगा कि टैक्स स्लैब्स जो है उसमें छूट दी गई है। तो डिस्पोजेबल इनकम जब जब बढ़ती है तब तक रियल एस्टेट को सीधा फायदा होता है, क्योंकि लोग घर खरीदारी पे खर्च करते हैं। सबसे 3 महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मकान पे भी इन्वेस्टमेंट होती है तो और उसका सीधा सीधा फ़ायदा रियल एस्टेट बाज़ार को होता है। और रियल एस्टेट बाज़ार को अगर फ़ायदा है तो इससे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, क्योंकि रियल एस्टेट अकेला नहीं है, इससे रिलेटेड एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी हैं, तो सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा होता है। इवन मैन्युफैक्चरिंग हमारी बढ़ती है और मैन्युफैक्चरिंग से हमारी GDP को फ़ायदा होता है। तो डिस्पोजेबल इनकम का सीधा इम्पैक्ट सीधा रियल एस्टेट खरीदारी के ऊपर पड़ सकता है। दूसरा, अगर आपके पास 2 प्रॉपर्टी है तो दूसरी प्रॉपर्टी के ऊपर जो लगने वाला टैक्स, क्योंकि वो रेंटेड प्रॉपर्टी काउंट होती है, एक ही प्रॉपर्टी आप सेल्फ ऑक्यूपाइड रख सकते हो, तो उस दूसरी जो प्रॉपर्टी है उसको भी टैक्स फ्री रखा गया है। तो इससे एक तरह से मैसेज है कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए सेकंड प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। उस पर सेल्फ जो उसके अंदर इंटरेस्ट आता है वो आप पे नहीं लगेगा। मतलब इंटरेस्ट, अगर गवर्नमेंट उस पर इंटरेस्ट काउंट नहीं करेगी, क्योंकि अक्सर सेकंड प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट मान लिया जाता था, भले ही वो प्रॉपर्टी खाली रहे, तो उसका इंटरेस्ट भी आपकी इनकम के अंदर जोड़ दिया जाता था। उससे आपको बचत हो गई है, उसका फ़ायदा हो गया है। तीसरा बड़ा फ़ायदा, अगर आपकी रेंटल इनकम है तो रेंटल इनकम के ऊपर 50,000 रुपये महीने तक का अगर आपका इनकम है तो उसके ऊपर किसी भी प्रकार का TDS डिडक्शन नहीं होगा। मतलब लैंडलॉर्ड को TDS डिडक्शन होके नहीं मिलेगा और टेनेंट को भी किसी टाइप का TDS डिडक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो चौथा फ़ायदा मैं देख रहा हूँ वो ये है, 15,000 करोड़ रुपये जो स्पेशल स्वामी फंड के अंदर डालने की बात कही गई है, स्पेशल एडिशनल डालने की बात करी है। और ये एडिशनल फंड करीब 1 लाख ऐसे लोगों को घर दे सकता है जहां घर रुके हुए हैं, जो घर का सपना देख रहे हैं और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, कोई NCLT में केस है, कोई कहीं है। तो ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर 1 लाख करोड़ रुपए का सीधा फंड अनाउंस किया गया है, जो स्वामी फंड के तौर पे स्टक प्रोजेक्ट की रिवाइवल के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसके अंदर वो ये है कि अर्बन डेवलपमेंट का एक चैलेंज फंड बनाया है, जो 1 लाख करोड़ रुपए इसके अंदर डाले गए हैं। इससे अर्बन ग्रोथ, रीडेवलपमेंट और सैनिटेशन जैसे काम यहाँ हो सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट ने अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर भी काफ़ी जोर दिया है और डिफरेंट स्टेट्स को 1.5 लाख करोड़ रुपीस का एक फंड, कैपिटल एक्सपेंडिचर लोन जो स्टेट्स को दिया गया है कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर पे करें, मतलब किसी तरह की इंफ्रा डेवलपमेंट्स के ऊपर करें। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मतलब अब डिफरेंट स्टेट्स भी उसके ऊपर अगर लोन लेते हैं तो वो इंफ्रा के ऊपर डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट का एम इंफ्रा डेवलपमेंट की तरफ यहाँ पर बजट के अंदर निकल कर ज़्यादा आया है। फिर एसेट मोनेटाइजेशन के लिए 10 लाख करोड़ रुपए जो कि मोनेटाइजेशन करके नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के ऊपर किए जाएंगे। तो ये भी एक पॉजिटिव स्टेप है। मतलब गवर्नमेंट यह चाहती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट हो। वैसे पिछले कई दिनों में आपने देखा, 10 साल की स्टोरी अगर हम देखें तो इंफ्रा के ऊपर बहुत काम हुआ है। रोड कनेक्टिविटी हो या रेल कनेक्टिविटी हो, इन पे अच्छा खासा काम हुआ है और उसी स्टोरी को कंटिन्यू किया जा रहा है। अगर 10 लाख करोड़ रुपए डिसइन्वेस्टमेंट करके और इसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में डालते हैं तो मुझे लगता है कि ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर को काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और जहाँ जहाँ इंफ्रा आता है, कनेक्टिविटी आती है और कनेक्टिविटी से दूरी नज़दीकी में बदल जाती है। जैसे बुलेट ट्रेन आती है तो बुलेट ट्रेन ये नहीं है कि 15 मिनट में आप वहाँ पहुँच जाएंगे या 1 घंटे में आप पहुँच जाएंगे। बात यह है कि 1 घंटे में आपकी दूरी जो पहले बहुत दूर होती थी वो कम हो जाएगी। तो उसका बेनिफिट सीधा रियल एस्टेट सेक्टर में मिलेगा। तो ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव बजट कहूँगा। साथ में स्किल्ड मैन पावर के लिए भी काफ़ी फोकस किया गया है, वो कैसे बेटर ट्रेन किया जाए, अच्छी एजुकेशन दी जाए। तो ओवरऑल ये बजट मैं कहूँगा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए एक पॉजिटिव बजट है।
कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद।